अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा लेक्चर है वो अर्निंग्स पर शेयर IAS 33 के बारे में है। और अर्निंग्स पर शेयर या बेसिक अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला होता है अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम देखेंगे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। लास्ट लेक्चर जो कि हमारा बेसिक ईपीएस के बारे में था, उसमें हमने देखा था अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर किस तरह से कैलकुलेट करते हैं और अर्निंग्स किन किन रीजंस की वजह से चेंज हो जाती है बार बार। अब हमने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स मौजूद थे, जो हमारे पास उसमें कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स मौजूद थे, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर मौजूद थे, रिडीमेबल या इररिडीमेबल थे। उनकी वजह से अर्निंग्स पे क्या इफेक्ट पड़ता था और अर्निंग्स कैसे चेंज होती थी। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि वो कौन-कौन सी रीजंस हैं कि जिसकी वजह से वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स हमारे चेंज हो जाते हैं। सो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स की कैलकुलेशन आज का हमारा मेन टारगेट है। Number of shares may increase or decrease during the year due to various reasons, और उसी की वजह से इन reasons की वजह से ही weighted average number of shares पे फर्क पड़ता है। सबसे पहले है इशू ऑफ शेयर्स एट फुल मार्केट प्राइस। फुल मार्केट प्राइस का मतलब है कि जो भी हमारी मार्केट प्राइस है ऑर्डिनरी शेयर्स की, हम उस पे शेयर इशू कर रहे हैं। और जैसे कंपनी नॉर्मली शेयर्स इशू करती है वो फुल मार्केट प्राइस पे इशू करती है, तो उससे किस तरह से वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स पे इम्पैक्ट होता है। उसके बाद इशू ऑफ शेयर्स फॉर नो कंसिडरेशन, ये फुल मार्केट प्राइस के अगेंस्ट होता है। इसमें क्या होता है कि कंपनी ने शेयर्स तो इशू किए हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट कंपनी को कुछ नहीं मिल रहा होता है, इसीलिए इसको हम बोनस शेयर्स कहते हैं। ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मिलता है। फिर शेयर स्प्लिट या स्टॉक स्प्लिट क्या होता है, वेयर वन शेयर इज डिवाइडेड इनटू सेवरल शेयर्स ऑफ स्मॉलर डिनोमिनेशन। यानी कि एक शेयर डिवाइड हो जाता है डिफरेंट नंबर ऑफ शेयर्स में, या वन शेयर में बी डिवाइडेड इनटू टू शेयर और थ्री शेयर और फोर शेयर्स। तो उसी की वजह से जो उसकी अमाउंट है या फेस वैल्यू है वो भी कम हो जाती है। ये अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। राइट इशू क्या होता है, राइट जब आप कंपनी शेयर इशू करती है तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का पहला राइट होता है कि उनको पहले शेयर ऑफर किए जाए, और ये शेयर ऑफर किए जाते हैं एट बिलो मार्केट प्राइस। तो इस वजह से इसको हम राइट इशू कहते हैं। ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसका फिर हम इम्पैक्ट देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट किस तरह से हमारे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स पे जाता है। इस लेक्चर में हम दो चीजें कवर करेंगे, इशू ऑफ शेयर्स एट फुल मार्केट प्राइस ये हम कवर करेंगे, और हमारा जो दूसरा मेन टारगेट होगा वो होगा शेयर स्प्लिट। हम देखेंगे शेयर स्प्लिट क्या होता है और शेयर स्प्लिट की वजह से किस तरह से हमारे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स पे फर्क पड़ता है, या उससे किस तरह से वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो जाते हैं। सो एक्सेल शीट पे हम वन बाय वन, सो एक्सेल शीट पे हम देखते हैं कि एग्जाम्पल देखते हैं और देखते हैं कि हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अब हम देखेंगे इशू ऑफ शेयर एट फुल मार्केट प्राइस ये क्या होता है, और फिर हम देखेंगे कि ईपीएस कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। सो फुल मार्केट प्राइस पे जब हम शेयर इशू कर रहे हैं, संडे लिमिटेड हैज फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 दिसंबर, यानी कि इनका जो फाइनेंशियल ईयर है वो जनवरी 1 से 31 दिसंबर तक है। ऑन जनवरी 1 20x3 there were 9 million ordinary shares in issue। सो 9 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स इन इशू है। किस डेट की हम बात कर रहे हैं, जनवरी 1 की। तो अगर हम देखें यहाँ पे डेट हम देखते हैं हमारे पास किस डेट की हम बात कर रहे हैं, 1 जनवरी की। और 1 जनवरी को हमारे पास जो शेयर्स हैं वो कितने हैं, हमारे पास शेयर्स हैं
9 million। उसके बाद फिर लिखा हुआ आ रहा है कि ऑन May 1st, 2023, the company issue 1.2 million shares at full market price। कंपनी ने फिर शेयर इशू किए, कब इशू किए हैं? 1 मई को शेयर इशू किए हैं। और कितने इशू किए हैं? 1.2 मिलियन शेयर्स इशू किए। And then company further issue on October 1st, 2023, the company issue 1.8 million shares again at full market price। और कंपनी ने क्या किया है? अक्टूबर 1 अक्टूबर को कंपनी ने 1.8 मिलियन शेयर्स, या इसको आप 18 लाख शेयर्स कहें, फिर इशू किए। तो इसके बाद उसने कंपनी ने अर्निंग्स दे दी हैं कि कंपनी की जो X3 की टोटल अर्निंग्स थी वो 36.9 मिलियन अर्निंग्स थी। इसके बाद आपने बेसिक अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करनी है। और इसको कैलकुलेशन के लिए जो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स है वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग मल्टीप्लाई बाय टाइम वेटिंग फैक्टर, यानी कि जो इसका टाइम वेट फैक्टर है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो ये शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, सेकंड हमें कैलकुलेट करना है वो टाइम फैक्टर कैलकुलेट करना है। टाइम फैक्टर का मतलब कि जब हम फुल मार्केट प्राइस पे शेयर इशू करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये शेयर्स हमारे पास कितने टाइम के लिए हैं, कितने अरसे के लिए मौजूद हैं। तो अब अगर आप देखें तो 1 जनवरी को इशू किए थे और हमारा जो क्लोजिंग टाइम है वो 31 है। इसका मतलब है कि 20x3 में हमारे पास ये पूरे 12 महीने रहे हैं। तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे पूरे साल के 12 महीने से, तो हमारा वेटेज निकल आएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर आप देखें 1 मई की बात कर रहे हैं तो 1 मई को जो शेयर इशू किए हैं वो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी ये हमारे पास टोटल कितने टाइम के लिए रहे हैं? 8 मंथ के लिए। और वेट निकालने के लिए, टाइम फैक्टर निकालने के लिए हमें इसको 12 मंथ से डिवाइड करना होगा, तो हमें इसका टाइम वेट निकल आएगा। इसी तरह अगर जो इशू किए थे आपने 1 अक्टूबर को, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी ये शेयर हमारे पास कितने अरसे के लिए रहे हैं? 3 मंथ के लिए रहे हैं। तो हम इसको 12 मंथ से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास इसका टाइम फैक्टर कैलकुलेट आ जाएगा। तो अब अगर आपने इसका वेटेड एवरेज कैलकुलेट करना है, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, तो उसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल, वी हैव 9 मिलियन शेयर्स और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम फैक्टर से, जो कि हमने निकाला 12/12। इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास क्या है? 1.2 मिलियन। उसको फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम फैक्टर से, जो कि टाइम फैक्टर हमारे पास आ रहा है 8/12। तो 8/12 से कर देंगे। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हमारा है 1.8 मिलियन और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारा वेट, जो टाइम वेट आ रहा है वो 3/12 आ रहा है। और फिर आखिर में हम इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारा वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। तो 9 मिलियन, इसमें हम ऐड कर देंगे 8 लाख और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे 4,50,000। तो ये आपके टोटल वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आ गए। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है? ये हमारा टारगेट है, ईपीएस कैलकुलेट करना है। ईपीएस का फॉर्मूला है अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। तो अर्निंग्स हमारे पास कहाँ से आएंगी? अर्निंग्स हमें गिवन है दिस वन, ये अर्निंग्स अभी हमने देखा था, ये अर्निंग्स हमें दी हुई हैं, तो यहाँ पे हम अर्निंग्स ले जाएंगे। और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स ये भी हमने कैलकुलेट किए हैं, तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर से हम डिवाइड कर देंगे। तो अर्निंग्स हमारे पास मौजूद हैं। कितनी अर्निंग्स मौजूद हैं? अर्निंग्स मौजूद हैं 36 मिलियन और 9 लाख। इसको हम डिवाइड कर देंगे 10, 25 और
इससे। तो इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, तो फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अर्निंग्स पर शेयर आ जाएंगी, और अर्निंग्स पर शेयर किस तरह से आ रही हैं? 3.6। 3.6 इज अर्निंग पर शेयर, और अगर हम इसको लिखें रुपीज 3.6 per share. So this is your earning per share. ये हमने अर्निंग्स पर शेयर कैलकुलेट करना सीखी। अगर हमारे पास कितना शेयर इशू किए जाए एट फुल मार्केट प्राइस, तो फुल मार्केट प्राइस पे ये अर्निंग पर शेयर थी। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टॉक स्प्लिट क्या होता है। तो स्टॉक स्प्लिट या शेयर स्प्लिट क्या होते हैं? Share split is the division of the existing issued share capital of a company into a larger number of shares. यानी कि हम डिवाइड कर देते हैं। स्प्लिट मीन कि वो शेयर स्प्लिट हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं लार्जर नंबर ऑफ शेयर्स में। 10 shares may be divided into 20 shares, या 1 share is divided into 2 shares. But with smaller denomination. जब शेयर नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइड हो जाते हैं तो उनकी फेस वैल्यू भी डिवाइड हो जाती है। यानी अगर पहले एक शेयर 10 रुपए का था तो मे भी हो सकता है वो 5 रुपीज का हो जाए। डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ शेयर्स कि वो कितने नंबर ऑफ शेयर्स में स्प्लिट हुआ है। The overall amount of capital remains the same. खास बात क्या है कि ओवरऑल अमाउंट ऑफ कैपिटल क्या रहती है? सेम रहती है, वो ना इंक्रीज होती है ना डिक्रीज होती है। इसको हम इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जांपल, अ शेयर होल्डर हैड 100 ऑर्डिनरी शेयर ऑफ रुपीज 50 पार वैल्यू पर शेयर। यानी कि आपके पास अगर 100 शेयर्स हैं और 50 रुपीज का एक शेयर है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाता है? 5000, यानी 100 शेयर्स टाइम 50 रुपीज पार वैल्यू। द कंपनी मेड अ 5 for 1 शेयर स्प्लिट। यानी कि अगर आपके पास एक शेयर है तो वो कितने शेयर में स्प्लिट हो जाएगा? 5 शेयर्स में। आप यूं कह लें कि ये जो 100 शेयर्स हैं, अगर ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? ये 500 शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। नाउ द शेयर होल्डर वुड हैव 500 शेयर्स। और ये जो 50 की पार वैल्यू है, इसको भी आप 5 से डिवाइड कर दे तो पार वैल्यू कितने की आ जाएगी? एक शेयर की पार वैल्यू आ जाएगी 10 रुपीज की। अब 500 शेयर्स मल्टीप्लाई करें 10 से तो टोटल अमाउंट 5000 ही रहेगी, वो सेम ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। तो कंपनी शेयर स्प्लिट करती क्यों है? क्या मेन रीजन है कंपनी शेयर स्प्लिट करती है? द कंपनी स्प्लिट शेयर्स टू बूस्ट लिक्विडिटी। लिक्विडिटी कंपनी अपने शेयर्स की लिक्विडिटी बूस्ट करने के लिए करती है। कैसे? मेक शेयर प्राइस मोर अट्रैक्टिव, रिड्यूस द वैल्यू ऑफ शेयर्स टू अट्रैक्ट न्यू इन्वेस्टर विद मोर अफोर्डेबल स्टॉक या अफोर्डेबल नंबर ऑफ शेयर्स। यानी कि जब शेयर्स जो है वो कम प्राइस के हो जाते हैं, अगर फॉर एग्जांपल 50 वाला शेयर 10 में हो जाए तो ये जनरल पब्लिक के लिए ज़्यादा अफोर्डेबल होता है, ये इन्वेस्टर्स के लिए अफोर्डेबल होता है। तो कंपनी इस वजह से इसको स्प्लिट करती है। द कैलकुलेशन परस्पेक्टिव इज सेम एज दैट ऑफ बोनस इशू एंड एडजस्टमेंट फैक्टर। अब याद रखिएगा कि जब हम स्प्लिट करते हैं तो फिर हमारे पास एक एडजस्टमेंट फैक्टर इन्वॉल्व हो जाता है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने के लिए। सो ये नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, और इसको हम अगेन एक्सेल शीट की मदद से सॉल्व करते हैं। सो प्रॉब्लम पढ़ते हैं। बेसिक पैसिफिक लिमिटेड हैज 31 दिसंबर फाइनेंशियल ईयर, यानी कि जनवरी टू दिसंबर उनका फाइनेंशियल ईयर है। ऑन January 1st 20x4 it has 4 million shares in issue. There were no share issue और अदर चेंजेस इन ईयर 20x4। अगर हम 20x4 की बात कर रहे हैं तो 4 मिलियन शेयर्स थे January 1st को, और December 31st तक यानी कि पूरे साल मजीद कोई इशू नहीं हुआ, मजीद कोई शेयर्स मौजूद नहीं थे। ऑन July 1st 20x5 it made
2 for 5 शेयर स्प्लिट और जुलाई 1st 20x5 यानी नेक्स्ट ईयर की बात हो रही है। नेक्स्ट ईयर कंपनी ने क्या डिसीजन लिया है? कंपनी ने कहा है कि उसके अगर आपके पास 2 शेयर हैं तो वो 5 शेयर में डिवाइड हो जाएंगे यानी 5 शेयर में स्प्लिट हो जाएंगे। बेसिक ईपीएस दे दी है 20x4 की, जो कि 20 मिलियन अर्निंग्स थी और 4 मिलियन शेयर से डिवाइड किया तो 5 पर शेयर अर्निंग्स आ गई। ये 20x4 की है। 20x5 के बारे में उसने कहा हुआ है कि अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर टू 24 मिलियन। 24 मिलियन जो है वो अर्निंग्स है 20x5 में। Calculate basic earnings per share, basic EPS for December X5। हमने दिसंबर X5 की कैलकुलेट करना है और X4 की रीस्टेट करना है। X4 की भी हमने यानी कि कंपैरेटिव भी हमने चेंज करना है। अच्छा, इसमें फिर अब जब हम करते हैं बोनस शेयर या फिर हम स्टॉक स्प्लिट तो हमारे पास एक एडजस्टमेंट फैक्टर आ जाता है। एडजस्टमेंट फैक्टर की कैलकुलेशन हम किस तरह करेंगे? एडजस्टमेंट फैक्टर का फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर्स इन होल्डिंग आफ्टर शेयर स्प्लिट, यानी शेयर स्प्लिट करने के बाद आपके पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे। तो अब यहाँ पे हमने देखा हुआ है, ये देखिए 5 शेयर्स स्प्लिट करने के बाद आपके पास कितने आ जाएंगे? 5 शेयर्स आ जाएंगे। डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स इन होल्डिंग बिफोर शेयर स्प्लिट। होल्डिंग मींस कि शेयर होल्डर कितने शेयर होल्ड कर रहे थे या उनके पास कितने शेयर्स थे। आफ्टर स्प्लिट 5 हो जाएंगे और बिफोर स्प्लिट कितना था? 2 थे उनके पास। तो ये हमारा एडजस्टमेंट फैक्टर है और ये हमने कैलकुलेट करना सीखना है। अच्छा, बेसिक अर्निंग पर शेयर का तो फॉर्मूला वही रहेगा, अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल डिवाइड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। ये इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे। चेंज कहाँ पे आएगी? एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स हमने कैलकुलेट करना है। एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर्स टाइम वेटेड फैक्टर हमने निकालना है और फिर हमने उसको मल्टीप्लाई करना है एडजस्टमेंट फैक्टर। और एडजस्टमेंट फैक्टर का फॉर्मूला हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 10-1। तो ये हमारे पास एडजस्टमेंट फैक्टर है। हम 1 बाय 1 इसको सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे कैलकुलेशन होगी। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि जनवरी 1 से जून यानी कि जो लास्ट ईयर 20x4 का क्लोजिंग होगा वो 20x5 का ओपनिंग होगा। तो 20x4 को आपके पास 4 मिलियन शेयर्स थे और आपने मजीद कोई शेयर इशू नहीं किए। तो इसका मतलब ये है कि 20x5 जब स्टार्ट हुआ यानी कि हमारे पास आप कह लें कि जनवरी 1 से 30th, क्योंकि कंपनी ने कब इशू किए? 1 जुलाई को। तो एक दिन पहले क्या डेट थी? 30th जून 20x5 की हम बात कर रहे हैं। तो हमारे पास ये नंबर ऑफ शेयर्स कितने मौजूद थे? 4 मिलियन। अगर हम इसका वेटेज निकालें तो वेटेज हमारे पास कितना होगा? इसका वेटेज होगा 6/12। 6/12 हमारा वेटेज होगा। 6/12 हम इसको 6/12 मंथ्स। एडजस्टमेंट फैक्टर देख लें। एडजस्टमेंट फैक्टर हमारे पास है हमारे पास एडजस्टमेंट फैक्टर है नंबर ऑफ शेयर्स होल्डिंग आफ्टर शेयर स्प्लिट। तो आफ्टर शेयर स्प्लिट हमारे पास कितने शेयर्स थे? यानी कि जो 2 शेयर हैं वो 5 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो स्प्लिट के बाद हमारे पास 5 शेयर्स हो जाएंगे। डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स होल्डिंग बिफोर शेयर स्प्लिट। तो बिफोर शेयर स्प्लिट कितने हमारे पास? 3। हमारे पास ये थे 2। तो ये हमारा इसको मैं शेयर लिख देती हूँ क्योंकि एक्सेल पे ये पॉसिबल नहीं है कि हम 5/2 शेयर्स। ठीक है, ये हमारा एडजस्टमेंट फैक्टर है। और फिर हम इसका वेटेज कैलकुलेट करेंगे। वेटेज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि 4 मिलियन शेयर्स हैं, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6/12, ये हमारा टाइम फैक्टर है। और फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं एडजस्टमेंट, जो कि एडजस्टमेंट हमारी कितनी है? एडजस्टमेंट हमारी है 5/2। तो ये हम इससे डिवाइड कर देंगे। सो हमारा जो वेटेज निकल रहा है वो वेटेज कितना निकल रहा है? 5
मिलियन शेयर्स हमारे कैलकुलेट होके आ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा जो जुलाई 1 जुलाई है, 1 जुलाई को हमने मजीद शेयर इशू किए। 1 जुलाई को हमने मजीद कितने, यानी हमारा स्टॉक स्प्लिट हुआ 1 जुलाई को, और हमारा स्टॉक स्प्लिट 1 जुलाई को क्या हुआ, यहाँ पे हम देखते हैं। अब ये हमारे पास 1 जुलाई से December 31 तक, यानी कि ये डेट है। तो अब हमारे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे? हमारे जो नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे, आपने शेयर पहले हमारे पास कितने थे? 4 लाख, 4 मिलियन, ठीक है। ये कितने में कन्वर्ट हो गए? ये कन्वर्ट हो गए हमारे 5 शेयर में, और 5/2, यानी कि हम अगर इसको कैलकुलेट करें 5/2 में, तो ये हमारे शेयर्स आ जाएंगे बाद में, यानी कि हमारे पास बाद में शेयर आखिर के जो 6 महीने हैं जुलाई 1, वो कितने शेयर्स हैं? वो हमारे पास हैं 10 मिलियन शेयर्स। अच्छा, ये 10 मिलियन शेयर्स हमारे पास कितने साल के लिए रहे? ये हमारे पास कितने महीने के लिए रहे? अगेन ये 6/12। क्यों? क्योंकि ये हमने हमारे 1 जुलाई से थे, ये हमारे जनवरी से नहीं थे, 1 जुलाई से थे, तो हमने ये कैलकुलेशन की। सो ये हमारे पास, अच्छा इसमें एडजस्टमेंट फैक्टर क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये तो ऑलरेडी एडजस्टेड है ना। ये देखें, यहाँ हमने एडजस्टमेंट फैक्टर पहले ही लगा लिया है 5/2, इसको नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने में। तो अब अगर हम इसकी फर्दर कैलकुलेशन करें तो कैसे करेंगे? हमारे पास 1 मिलियन 10 मिलियन शेयर है, और हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम वेटेज से। ये हमारे पास कितने अरसे के लिए है? ये हमारे पास है 6/12, ये हमारा टाइम फैक्टर है। तो ये हमारे हो जाएंगे 10, मजीद 5 मिलियन शेयर, और हम इनको ऐड कर लेंगे तो 5 मिलियन शेयर एंड 5 मिलियन शेयर हमारे पास टोटल कितने हो जाएंगे? ये हमारा वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट हो के आ गया। सो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करने के बाद हम ईपीएस कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, एक और ख़ास बात जो हम डिस्कस करना चाहेंगे यहाँ पे, कि जब आप शेयर्स इशू करते हैं एट फुल मार्केट प्राइस, जो कि हमने प्रीवियस एग्जांपल की थी, अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल की थी, उसमें ये था कि जब शेयर इशू किए जाते हैं फुल मार्केट प्राइस पे, देन देयर इज नो नीड और नो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर प्रीवियसली हेल्ड शेयर्स और शेयर्स हेल्ड ड्यूरिंग कंपैरेटिव पीरियड। यानी कि आपने प्रीवियस शेयर, यानी कि ये शेयर जब इशू किए जा रहे उससे पहले वाले जो शेयर्स है उस पे कोई एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं होती। लेकिन जब आप शेयर्स इशू करते हैं, आपके पास विद नो कंसिडरेशन, फॉर एग्जांपल आप बोनस शेयर्स की बात कर रहे हैं या शेयर स्प्लिट की बात कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में हमें एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है फॉर शेयर्स ऑलरेडी इन इशू, यानी कि जो हमारे पास ऑलरेडी इन इशू होते हैं। अब आप यहाँ पे अगर गौर करें और सवाल में अगर आप देखें, तो हमने जो स्टॉक स्प्लिट किया है वो जुलाई 1 को किया है, लेकिन एडजस्टमेंट हमने कहाँ की है? हमने उससे पहले वाले टाइम पीरियड में एडजस्टमेंट की है। ये आईएस 33 के मुताबिक ये रिक्वायर्ड होता है, हमें ये एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, ताकि हम कोई ऐसा मिसलीडिंग इम्प्रेशन कायम ना कर सके कि हमारा जो प्रीवियस या कंपैरेटिव ईयर का ईपीएस है वो डिक्रीज हो गया है। तो इस एडजस्टमेंट के लिए हमें चाहिए है कि हम प्रीवियस टाइम पीरियड पे भी एडजस्टमेंट करते हैं। तो याद रखिएगा कि अगर शेयर इशू किए जा रहे हैं फुल प्राइस पे, तो प्रीवियस
टाइम पीरियड में कोई एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं होती है। लेकिन अगर कोई एडजस्टमेंट या एडजस्टमेंट फैक्टर रिक्वायर्ड नहीं होता है, लेकिन अगर हम शेयर इशू कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल बोनस शेयर्स या स्टॉक स्प्लिट, यानी कि फुल मार्केट प्राइस पे नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम विदाउट एनी कंसिडरेशन नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो ऐसी सूरत में प्रीवियस जो आपके शेयर्स हैं, वो प्रीवियसली शेयर्स इशूड है, वो एडजस्ट होते हैं। जैसे कि अब हमने इस सवाल में 1 जनवरी टू 30 जून के शेयर हमने इशू किए, हालांकि ये शेयर हमारे पास पहले से मौजूद थे और एट दैट टाइम वो स्टॉक स्प्लिट नहीं हुआ था। तो ये आपने काम की बात याद रखनी है। इसके बाद हम देखेंगे कि हमने ईपीएस कैलकुलेट करना है, तो ईपीएस हम 20x5 का कैलकुलेट कर रहे हैं। 20x5 की कैलकुलेशन के लिए आपको ये अर्निंग्स दी हुई हैं, दिस वन। सो ये अर्निंग्स दी हुई हैं, ये 24 मिलियन। तो अब हम ईपीएस कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे हम ईपीएस कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास हैं अर्निंग्स 24 मिलियन डिवाइड बाय, हम इसको किससे डिवाइड करेंगे? अभी अभी हमने वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट किए हैं, दिस वन, यानी कि 10 मिलियन वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट किए हैं। तो हम इसको किससे डिवाइड कर देंगे? 10 मिलियन से। तो ये हमारे पास 2.4 यानी कि रुपीज 2.4 पर शेयर, ये हमने ईपीएस कैलकुलेट की, और ये ईपीएस हमने कैलकुलेट की है 20x5 की। यहाँ पे हम इसमें लिख देते हैं 20x5, 20x5 की। इसी तरह हमने 20x4, यानी कि अभी हमने देखा कि कंपैरेटिव ईयर की भी हमने कैलकुलेट करनी है। तो हम कंपैरेटिव ईयर की भी कैलकुलेट कर लेते हैं, और कंपैरेटिव ईयर के लिए हमने कंपैरेटिव ईयर को भी चेंज करना है। तो किस तरह से हम कंपैरेटिव ईयर को करेंगे? अगर हमने ईपीएस कैलकुलेट करना है 20x4 की, तो किस तरह से? वही फॉर्मूला है, अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। तो अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल तो सिंपल ये दी हुई है यहाँ पे 20 मिलियन। तो ये 20 मिलियन हम अर्निंग्स ले लेंगे यहाँ पे 20, और इसको हम डिवाइड कर देंगे जो नंबर ऑफ शेयर्स थे हमारे पास 20x4 में हमारे पास शेयर्स कितने थे? 4 मिलियन। लेकिन हमने इसका हम क्या करते हैं कि अभी हमने डिस्कस किया कि प्रीवियस या कंपैरेटिव में भी वो फैक्टर लेके आते हैं, ताकि आपका कंपैरिजन हो जाए। अदरवाइज तो कंपैरिजन पॉसिबल नहीं होगा ना, कि एक में आपने एक साल आपने स्टॉक स्प्लिट कर दिया और दूसरे साल स्प्लिट नहीं हुआ, तो एक पिक्चर जो है वो क्लियर नहीं होती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इस 4 मिलियन को, जो हमारा एडजस्टमेंट फैक्टर था जो हमने अभी कैलकुलेट किया था 5/2, तो इस एडजस्टमेंट फैक्टर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 5/2 से हम कर देंगे। तो ये हमारी ईपीएस कैलकुलेट हो जाएगी। कैसे कैलकुलेट होगी, इसकी हम फर्दर कैलकुलेशन कर रहे हैं। यहाँ पे हम इसको फॉर्मूला लगा के, तो जस्ट अ मिनट, तो ये हमारी ईपीएस आ गई 2। इसको हम लिख लेंगे इस तरह से कि ₹2 पर शेयर। अब देखिए हमारी कंपैरिजन आसान हो जाएगी। तो 20x4 20x5 दोनों का हमने ईपीएस कैलकुलेट किया। ईपीएस हमने कैसे कैलकुलेट किया? हमने देखा कि 20x5 में हमने शेयर स्प्लिट किए हैं, लेकिन इसकी एडजस्टमेंट हमने प्रीवियस पीरियड में भी की हुई है। इसकी एडजस्टमेंट प्रीवियस पीरियड में भी रिक्वायर्ड होती है। तो टाइम फैक्टर से हमने कैलकुलेट किया। इसी तरह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे
कि बोनस शेयर्स क्या होते हैं और बोनस शेयर्स की कैलकुलेशन क्या होती है। सो आज के इस यस राइट इशू है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। तो आज का ये लेक्चर यहीं तक था। दैट्स इट। अगर आपको कोई इशू हो तो आप काउंसलिंग आवर्स में आ सकते हैं मॉर्निंग 9 AM पे। सो दैट्स इट क्लास। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे बोनस शेयर्स।